नमस्कार दोस्तों आज हम ऐसी घटना की बात करने वाले हैं, ऐसे केस की बात करने वाले हैं जिसे सुलझाने में पुलिस को पूरा 1 साल लगा। और ये केस हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या इंसानियत खत्म हो चुकी है, लेकिन साथ ही ये हमें भारतीय पुलिस की दृढ़ता और लगन की प्रमाण भी देती है। आज हम बात करेंगे एकता देशवाल मर्डर केस, एक ऐसी कहानी जिसमें ना कोई सुराग था, ना कोई गवाह था, फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी और अपराधी को पाताल से भी ढूंढ लाए। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। यही दौराला तहसील के अंदर लोहिया नाम का एक गांव था। तारीख थी 13 जून 2019। दोपहर का वक्त था। गांव का ही एक शख्स ईश्वर पंडित, जिन्हें सुरेश भी कहते थे, अपने खेतों से होता हुआ कहीं जा रहा था। अचानक उसकी नजर एक कुत्ते पे पड़ती है। वो कुत्ता अपने मुंह में कुछ दबाए हुए कहीं जा रहा है। सुरेश को कुछ अजीब सा लगा। जब वो कुत्ते के करीब जाते हैं और कुत्ते के मुंह में वो चीज देखते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो कोई साधारण चीज नहीं थी। वो एक इंसानी हाथ था। एक गली का कुत्ता और एक पूरा इंसानी बाह को अपने मुंह में दबाए घूम रहा था। सुरेश ने फौरन आसपास में जो लोग काम कर रहे थे खेतों में, उनको चिल्ला के आवाज दी। पुलिस को फोन किया गया। सूचना मिलते ही दौराला पुलिस वहां पहुंच जाती है। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो रही। उस बाह को देख के ऐसा लग रहा था कि कुत्ते ने इसे मिट्टी में से खोद के निकाला है, क्योंकि बाह पे काफी सारी मिट्टी लगी हुई थी और बाह काफी हद तक डीकम्पोज्ड हो चुकी थी। अगर कुत्ते ने कोई कब्र खोद के ये बाह निकाली है तो फिर ये बहुत भयानक बात थी। पुलिस ने अपनी एक टीम पास के ही कब्रिस्तान में भेजी। कुछ लोगों को खेतों के आसपास लगाया, क्योंकि बाह वहीं मिली थी। तभी अचानक जहां से कुत्ते ने वो बाह को निकाला था, वो जगह स्पॉट हो जाती। लेकिन जब उस गड्ढे को और खोदा गया तो कुछ नहीं मिला, जिसे थोड़ी देर पहले वो कुत्ता खोद के गया था। इस बीच लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। पुलिस ने तभी कुछ खुदाई कर्मचारियों को बुलाया और इस गड्ढे को और खुदवाया गया। और जैसा पुलिस ने सोचा था वैसा ही हुआ। उस गड्ढे को और भी ज्यादा खोदने से वहां से एक लाश निकलती। लोगों ने जब इस लाश को देखा तो उनकी बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि लाश का सर गायब था, यानी सर कटा हुआ था और दोनों बाह भी नहीं थे। और आश्चर्य की बात ये कि लाश बिल्कुल नग्न अवस्था, मतलब आधे कपड़े थे और आधे कपड़े नहीं थे। बॉडी को देख के पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि ये किसी महिला की लाश। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और जो उसकी बाह मिली थी उसको भी जांच के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये पता लगता है ये शव किसी नौजवान लड़की का था, जिसकी उम्र 19 से 20 साल रही हो। इसके सर और शरीर के बाकी हिस्सों में काफी चोट के निशान थे। चूंकि शव खेत में मिला था, इसलिए पुलिस ने जिसका वो खेत था उससे अपनी जांच शुरू, उससे पूछताछ हुई। पूछताछ का पर्पस ये था कि सिर्फ ये पता लगाया जा सके कि इस गांव में आसपास कोई लड़की मिसिंग है या किसी ने मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई, क्योंकि पुलिस को अभी तक उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने न केवल लोहिया गांव बल्कि आसपास सटे हुए 7 से 8 किलोमीटर दूर तक के गांव में पूरी छानबीन की, पूछताछ। ये काफी लंबा प्रोसेस था, लेकिन पुलिस पीछे नहीं हटी। पुलिस को पोस्टमार्टम में एक और चीज पता चली, वो ये कि जो वहां मिला था उस पे एक टैटू का निशान था और उस पे एक नाम गुदा था, अमन। अब आखिर ये अमन कौन था? इधर डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया था कि ये किसी महिला की ही लाश है, लेकिन अमन नाम तो किसी लड़के का होता है। फिर एक लड़की ने अमन नाम का टैटू अपनी बाह पे क्यों गुदवाया था और उस लड़की का क्या लगता था? ये कुछ सवाल थे जो पुलिस के सामने थे। अब पुलिस ने थोड़ी सी जांच इस तरफ की कि अमन नाम के लड़के के बारे में पूछताछ शुरू हुई, लेकिन गांव वालों ने बताया कि उस गांव में कोई भी अमन नाम का लड़का नहीं रहता। पुलिस इधर पूरी कोशिश कर रही थी, अपने हाथ पैर मार रही थी,
पास के सटे सभी गांव में पूछताछ कर रही थी, लेकिन किसी भी लड़की के मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिली। और दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही बता रही थी कि लड़की का कत्ल हुआ है। इलाके के एसपी भी इस केस को काफी गंभीरता से ले रहे थे। डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यहाँ पर भी चेक किया गया कि हाल ही में किसी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट है या नहीं। यहाँ पे भी कुछ खास सफलता नहीं मिली। अब एसएसपी और इनकी टीम को हर एंगल से जांच करनी, आखिर लड़की का कत्ल किसने और क्यों किया, उसका मोटिव क्या था। अब पुलिस ने थोड़ी सी अपनी जांच में चेंज ये किया कि उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि गांव में जमीनी विवाद को लेके क्या कोई मसला था या कोई किसी घर में कोई झगड़े या कोई विवाद चल रहा था, क्योंकि अक्सर गांव में ये चीजें ज्यादा होती। मगर उनके घरों में भी कोई भी जवान लड़की गायब नहीं और ना ही अमन नाम का कोई शख्स सामने आया या रहता था। प्रॉपर्टी के लिए कत्ल नहीं हुआ था। अब शव की उम्र देखते हुए पुलिस ये भी सोच रही थी कि शायद प्यार मोहब्बत का कोई केस रहा हो, शादी की बात होगी या ब्रेकअप होगा या आपसी कोई विवाद होगा, हो सकता है इस चक्कर में ये कत्ल हुआ हो। पुलिस अब भी पूरी तरह अंधेरे में थी। लूटपाट का भी एंगल नजर नहीं आया, क्योंकि लूटपाट के केसेस में अगर लुटेरे होते तो उस लड़की का सामान लेके भाग जाते और उसे मार के वहीं छोड़ देते, उसे दफनाते नहीं। तो दफनाने से ये साबित होता है कि ये प्लान्ड मर्डर था। दिन बीत रहे थे और वो लवारिश लाश अभी भी हॉस्पिटल में रखी हुई थी। कोई क्लेम करने नहीं आया और पुलिस ने अपनी इंसानियत दिखाते हुए उस लाश का अंतिम संस्कार करवाया। लेकिन पहले ही डॉक्टर्स और पुलिस ने कुछ चीजें प्रिजर्व कर ली, कुछ सैंपल्स प्रिजर्व कर लिए, जिससे आगे की जांच में वो काम आ सके, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। अब इन्वेस्टिगेशन टीम कुछ नए एंगल्स पे जांच करने का फैसला करती है। अब एसएसपी के दिमाग में न जाने क्या आया कि फिर उन्होंने एक नया आदेश दिया कि लोहिया गांव और आसपास के जितने भी गांव, उससे एक रिपोर्ट बनाई जाए कि कौन कौन लड़के इस जिले से बाहर नौकरी करते हैं और कौन क्या काम कर रहा है और उन सभी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है। बहुत मेहनत करने के बाद पुलिस के सामने एक लिस्ट थी और फिर ये भी पता लगाया गया जहां जहां ये लड़के कमाने गए हैं वहां के पुलिस थानों में ये पता लगाया जाए कि वहां कोई लड़की मिसिंग तो नहीं है, खास तौर से 20 से 25 साल की लड़की। अब 1 साल बीत जाता है। जून 2019 उस लड़की की लाश मिली थी और अब मई 2020 आ गया। इसी बीच पुलिस को एक सूचना मिलती है कि पंजाब के लुधियाना में इस गांव के आसपास के 20 लड़के रहते हैं और इस थाने के अंतर्गत करीब 20 लड़कियों की मिसिंग की रिपोर्ट। उन सभी रिपोर्ट्स में 20-22 साल की लड़कियों का फिल्टर निकाला गया तो 2 लड़कियां सामने आई और दोनों का नाम ही एकता था, लेकिन जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी वो अलग अलग। ये लुधियाना के अंतर्गत एक थाना आता है मोती नगर। दोनों एकता नाम की लड़कियों के घर वालों से पूछताछ शुरू हुई। इनमें से ही एक लड़की का नाम था एकता देशवाल। इनके माता पिता ने मई 2019 में एक रिपोर्ट लिखाई, यानी 1 साल पहले। इनकी लड़की एक लड़के के साथ घर छोड़ के भाग गई। साथ में वो घर से 15 तोला सोना, 1,44,000 रुपए नगद, टोटल 25 लाख रुपए का सामान वो घर से लेके भागी थी। पुलिस ने जब आगे की पूछताछ की तो उनके माता पिता ने उस लड़के का नाम बताया, अमन। माता पिता का कहना था कि अमन ने उसकी बेटी पे कुछ जादू कर दिया था और यही वजह थी कि एकता अपने घर वालों के खिलाफ हो और पैसे लेके भाग गई। बेटी के घर से भाग जाने के बाद भी एकता की मां ने उसको कई बार कॉल किया था, लेकिन वो फोन नहीं उठाती थी और जब एक बार कॉल उठा तो वो कॉल अमन ने उठाया और एकता की मां को धमकी दी कि उसकी बेटी का पीछा छोड़ दे, नहीं तो हम लोग पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। और इसके बाद अमन ने भी कॉल उठाना बंद कर। अब चूंकि ये साफ था कि लड़के का नाम अमन था, लड़की की भी पहचान हो चुकी थी। अब ये बात साफ थी, जो नाम लिखा था अमन, हो ना हो यही अमन। आगे पुलिस एकता की मां का डीएनए सैंपल लेती और उसे जांच के लिए भिजवा देती है और जो डीएनए सैंपल एकता की लाश से निकाला गया था उससे मैच करवाती है। यहाँ पे डीएनए 100% मैच हो गया, यानी वो एकता देशवाल ही थी। अब पुलिस माता पिता को सारी जानकारी देती है
और बताती है कि एक खेत में उनकी बेटी की लाश मिली। माता पिता शुरू में मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे उनकी बेटी आज भी अपने स्टेटस को अपडेट करती रहती है। लेकिन पुलिस ने जब सारे सबूत दिखाए तो उन्हें मानना पड़ा। पुलिस ने अमन के जितने भी पुराने नंबर थे उन सभी को सर्विलांस में डाल दिया और कुछ दिनों में ही उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती। वो मेरठ के दौराला क्षेत्र में ही था। पुलिस ने चारों तरफ से उसकी घेराबंदी करके उसको पकड़ लिया और पूछताछ शुरू हुई। पहले तो वो इधर उधर की बात बताता रहा, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो वो टूट गया। उसने बताया कि एकता देशवाल के कत्ल में सिर्फ उसका हाथ नहीं था, उसके साथ इसके पिता, इसका भाई, भाभी, इसके दोस्त, टोटल 6 लोगों ने मिलके एकता देशवाल की हत्या की। अब पुलिस ने उसकी निशानदेही पे सभी को उठा लिया। पिछले वर्ष जून में एक मामला संज्ञान में आया था। एक खेत में एक बच्ची की बॉडी मिली थी और उसके सर नहीं थे और हाथ गायब थे और उसके कपड़े नहीं थे। उसके बाद लगातार मेरठ पुलिस इस पर काम कर रही थी और आधुनिक टेक्नोलॉजी में IPDR और BTS का यूज़ करा पुलिस ने। उसके आधार पर गांव के जो बाहर रहने वाले लड़के थे वो ट्रेस किए गए। ट्रेस करने पर जब पुलिस ने काम करना शुरू किया तो पता चला कि ये बच्ची लुधियाना की है और इसकी 19 साल उम्र थी। अपने घर उस बच्ची को ले आया, यहाँ रखा। उसके बाद अपने परिजनों के साथ मिलकर उसकी इन्होंने गला काट के हत्या कर दी और बच्ची की पहचान ना हो सके इसके लिए उन्होंने उसके सारे कपड़े, सर और हाथ पे जो उसने इसका नाम लिखवा रखा था इसलिए वो हाथ भी काट के उसको अलग कर दिया और बाकी बॉडी वहाँ खेत में इन्होंने दबा दी थी। और सभी लोगों ने मिलके एक कहानी बतानी शुरू, और वो शुरुआत ऐसी थी। अमन मेरठ के लोहिया गांव का निवासी था। ये केवल 10वीं पास, इसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर आगे ये कोई काम धंधा करने के लिए लुधियाना चला गया। वहीं पर इसने टेलीसमन की दुकान में हेल्पर की नौकरी कर ली। टेलीसमन हुआ कि अंगूठी या कोई ऐसी चीज जो आदमी के पास रहे तो उसके लिए शुभ होती है, या फिर कोई विपदा आए तो उसे रोक लेती है। कई बार आपने भी सुना होगा, जैसे कि कोई लॉकेट हो, वो पहनने से किसी को नजर नहीं लगती, वगैरह वगैरह। तो ऐसी ही दुकान में वो काम करता था और यही वजह थी कि एकता की माँ ने ये बताया था कि अमन ने उसकी बेटी पे कुछ जादू कर दिया। और वहीं एकता देशवाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आने वाले देहरा तहसील के चनर गांव की रहने वाली। यहाँ पे उसके अंकल का घर था। इसके माता पिता लुधियाना के मोती नगर इलाके में रहा करते। शुरुआत में तो एकता अपने माँ बाप के साथ लुधियाना में ही रहा करती थी। वो लुधियाना के खालसा कॉलेज से BCom की स्टूडेंट, और जब वो सेकेंड ईयर में थी तो एक पार्ट टाइम जॉब भी किया। 2019 के शुरुआती दिनों में एकता को कुछ प्रॉब्लम होती, जैसे उसको किसी चीजों से एलर्जी थी, जैसे या कुछ खाने से या कुछ चीज टच करने से। इसने अखबार में एक ऐड देखा। ये ऐड उसका था जहां अमन टेलीसमन का काम किया करता था। अगर देखा जाए तो एकता को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उसे कुछ चीजों से एलर्जी। तो इसे अपने माता पिता को बताना चाहिए, शायद वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते उसे। लेकिन ये न्यूज़पेपर में ऐड देख के उस दुकान में जा। यहाँ एकता और अमन की पहली बार मुलाकात। एकता के अंकल के अनुसार लुधियाना के बस स्टैंड के पास ही अमन अपना सारा सामान बेचा करता था और एकता भी अपने कुछ इवेंट के सिलसिले में यहाँ पे आती जाती रहती थी। यहाँ पे फिर से एकता और अमन की मुलाकात। ऐसे करते करते इन लोगों में दोस्ती हो गई और आगे चल के प्यार हो गया। अब एकता कॉलेज का बहाना बना के अमन से मिलने लगी। शुरुआत में माँ बाप को कुछ भी भनक नहीं थी, लेकिन जब अमन के बारे में उन्हें पता चला तो एकता के घर वालों ने उसे मिलने के लिए बुलाया। वैसे अमन अपनी कलाई पे कलावा भी मानता था। घर वालों को अमन पसंद नहीं आता, क्योंकि एक तो उसका छोटा मोटा काम, दूसरा उसकी पढ़ाई और तीसरा उसकी कमाई। तीनों चीजें एकता के साथ फिट नहीं बैठ रही। लेकिन एकता अमन के प्यार में इतना पागल हो चुकी थी कि उसे छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं और अमन से लगातार मिलती थी। इस बीच इसने अमन के नाम का टैटू भी अपनी एक बाह में बनवा लिया और एक रात अपने ये घर से भाग जाती है। 15 तोले सोने और कुछ कैश लेके जब ये अपने घर से निकली थी तो सीधा अपने अंकल के घर हिमाचल प्रदेश गई। इनके माता पिता को भनक तक नहीं थी कि इनकी बेटी 25 लाख रुपए का सामान घर से लेके
भाग गई। उन्हें यही लगा कि शायद अमन के लिए वो गुस्से में घर छोड़ के चली गई और ये कुछ दिन की बात है, वापस आ जाए। उधर अंकल के साथ 1-2 दिन रहने के बाद एकता वापस लुधियाना आई, लेकिन ये अपने घर नहीं गई, सीधे अमन के पास आई। लुधियाना में जो अमन रहता था वो किसी जान पहचान वाले के यहाँ रहता था, लेकिन उसकी अनबन के बाद फिर उसे लुधियाना छोड़ना पड़ा और यही वजह थी कि एकता और अमन करनाल आ गए और यहीं पर इन दोनों ने मिलकर तंत्र मंत्र का काम शुरू। और एकता वैसे भी अपने साथ 25 लाख का कुछ सामान लेके आई ही थी। यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद अमन एकता को मेरठ ले आया और दोराला थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो यहीं रहने लगा। 1 महीने तक ये दोनों हंसी खुशी वहाँ रहे। इसी बीच एकता ने अमन से कहा कि आपके मम्मी पापा कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है, आशीर्वाद लेना और इसके बाद हम शादी कर लें। अमन ने कहा ठीक है। 5 जून 2019 अमन एकता को लेके अपने घर जाता है। एकता यहाँ सबसे मिलती है, मगर यहाँ उनके पहनावे, वेशभूषा, उनके बात करने के तरीके, उनके रहने के तरीके, ये सब देख के वो दंग रह जाती है। जिसके साथ उसने प्यार किया, जिसके नाम का उसने टैटू बनवाया, जिसके लिए अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को धोखा देके वो भाग के आई, वो अमन नहीं था। उसका असली नाम था मोहम्मद शाकिब। मोहम्मद शाकिब ने अपनी आइडेंटिटी छुपा के एकता से प्यार का नाटक किया। अब इसी बात पे एकता और अमन की लड़ाई शुरू होती और पूरे दिन आपस में उन दोनों की लड़ाई होती। एकता दुखी भी थी और गुस्से में भी थी और इसी दिन 5 जून रात के 9 बजे शाकिब एकता को मनाने के लिए बाहर ले जाता है और वो इसी दिन, इसी समय ये भी फैसला करता है कि एकता को उसके रास्ते से हटाना। इसका पूरा परिवार, पिता मुस्तकिम, भाई मुसर्रत, भाभी इस्मत, एक रिश्तेदार रेशमा और एक गांव का दोस्त आया। ये टोटल 6 लोग, सभी ने मिलकर प्लान बनाया। शाकिब एकता को बाहर ले जा चुका था, उसे कोल्ड ड्रिंक दी। कोल्ड ड्रिंक में उसने नशे की गोलियां मिलाई, जिसे पीने के बाद एकता बेहोश हो जाए। फिर ये सीधे उसको गन्ने के खेत में लेके जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि सूरज ढलने के बाद गांव के सभी लोग अक्सर सो जाया करते, इसीलिए उन्होंने कत्ल का टाइम रात को रखा था और एकता को खेत में ले जाके धारदार हथियार से उसके गले पे वार किया जाता और उसकी मृत्यु हो जाती। फिर इसे दफन करने के लिए ये जो फावड़ा लेके गए थे उसे खुदाई शुरू करते हैं। पूरा परिवार इसमें शामिल था। लड़की की कोई पहचान ना हो सके इसके लिए उन्होंने दोनों बाह काटे, गला काटा, उसके कपड़े उतारे गए और बाकी का धड़ यहीं दफन कर दिया गया और जो बाकी के हिस्से थे उनको अलग अलग ले जाके दफन किया गया। और ये सब चीजें करने के बाद शाकिब लुधियाना लौट गया और बाकी के घर वाले भी अपने नॉर्मल कामों में लग गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाकिब के पास एकता का मोबाइल था जिसमें वो अपने सोशल मीडिया का अकाउंट चलाता। शाकिब को ये तो पता था कि एकता को उसके घर वाले जरूर ढूंढेंगे और फिर पुलिस भी उसकी तलाश कर सकती, इसीलिए वो समय समय पर फेसबुक या दूसरे अकाउंट में उसकी प्रोफाइल अपडेट किया करता था, मैसेज भी डाला करता था, जिससे लोगों को ये लगे कि एकता प्रोफाइल पे एक्टिव है। जिस समय एकता और शाकिब की आपस में लड़ाई हो रही, उस समय ये भी हो सकता था कि शाकिब उसको घर से निकाल देता, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया। फिर वो 25 लाख उसके हाथ से चले गए। फिलहाल पूरा परिवार पुलिस हिरासत में है, पूछताछ अभी चल रही है। इस बीच एक घटना और घटी कि जब पुलिस शाकिब को मेडिकल करवाने के लिए लेके जा रही तो बीच रास्ते में शाकिब ने पानी पीने का बहाना बनाया और एक कांस्टेबल की बंदूक लेके भागने लगा और इसने एक कांस्टेबल के सीने पे गोली चला दी, लेकिन आगे पुलिस ने घेराबंदी करके इसको दोबारा पकड़ लिया और इसी बीच शाकिब को 3 गोलियां भी लगी। शाकिब और कांस्टेबल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। पुलिस को एकता का फोन, वो सभी गहने, कत्ल में यूज हुआ हथियार, फावड़ा, सब कुछ बरामद हो गया। अगर 13 जून 2019 को उस कुत्ते के मुंह में वो वाहन नहीं दिखाई देता तो आज तक ये केस सॉल्व नहीं हो पाता, लेकिन पुलिस की 1 साल की कड़ी मेहनत और एक परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन की बदौलत ये केस सॉल्व हो पाया। आगे चल के जो इसका जो मेन एक्यूज था शाकिब अहमद, 13 जनवरी 2021 को
कोर्ट उसे बेल दे दे। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि क्या उसे बेल देना सही था, जिसने बड़ी बेरहमी से एक लड़की को मार डाला, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, उससे प्यार का नाटक किया और एक पूरे परिवार को उसने बर्बाद कर दिया। सिर्फ उसने एकता को ही नहीं मारा, उसके माँ बाप भी जीते जी मरे। और सबसे बड़ी इस केस की सीख ये मिलती है कि एकता ने अपने माता पिता की एक नहीं सुनी, उनको धोखा दिया और उनके मेहनत की कमाई 25 लाख रुपए लेके घर से भाग गई। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है उन लड़कियों से जो बिना सुने बिना जाने किसी के भी चक्कर में पड़ जाती है, वो पहले सोचें समझें, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर, क्योंकि हमेशा दिल की सुनना सही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अपने माँ बाप के दोस्तों आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। कहानी यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।